नमस्कार, राधे राधे। मैं विनीता आप सभी प्यारे मित्रों का आपके अपने YouTube परिवार विनीता हिंदी हब में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों देखिए, जो आज हम लोग की क्लास होने वाली है वो है आधारित समालोचना विधा पर। तो चलिए हम सब मिल करके अध्ययन करते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंतर्गत। तो देखिए, समालोचना सबसे पहले तो आप लोग समझिएगा कि समालोचना होता क्या है। तो देखिए, किसी भी विषय, वस्तु या फिर किसी रचना को लेकर के अगर उनके गुणों और दोषों दोनों का अच्छी तरीके से, अच्छी तरह से विश्लेषण किया जाए और उनका मूल्यांकन किया जाए तो उसी को समालोचना कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई विषय हो तो उसके गुण और दोष दोनों को अच्छे से समझा जाए, देखा जाए तो उसी को समालोचना कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अधिकांश पूर्वोल्लिखित शुक्लोत्तर समालोचक सक्रिय रहे। स्वतंत्रता के बाद हिंदी आलोचना के क्षेत्र में ज़्यादातर करके पूर्वोल्लिखित यानी कि जो पहले लिखा जा चुका है, शुक्लोत्तर, शुक्लोत्तर का मतलब यहाँ पर जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो उनके बाद के जो आलोचक थे वो क्या रहे, सक्रिय रहे। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने जो कुछ लिखा वह आधुनिक साहित्य के विषय में है। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या लिखा, मतलब उन्होंने जो कुछ भी लिखा है आलोचना के क्षेत्र में वो किस विषय में है, आधुनिक साहित्य के विषय में है। ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत पर काम किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रस सिद्धांत पर काम किसने किया है, डॉक्टर नगेंद्र ने आलोचना के क्षेत्र में। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास काव्य की लालित्य मीमांसा, कालिदास की लालित्य योजना, कालिदास की लालित्य योजना क्या है यहाँ पर, तो देखिए, जो कालिदास अपनी रचनाओं में उनकी जो भाषा होती थी, उनका अलंकार, रस योजना, ये सारी जो चीज़ें होती हैं तो उसी को कहा गया है कालिदास की लालित्य योजना। लालित्य का मतलब होता है कोमल, सुंदर। ठीक है, यानी कि जो कला पक्ष होता है उसकी बात हो रही है। तो किसने, आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास काव्य की लालित्य मीमांसा करते हुए काव्य रचना के विषय में कुछ मौलिक प्रश्नों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इन आलोचकों का प्रभाव तो स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना पर है, किंतु इनके अधिकांश महत्वपूर्ण समालोचना ग्रंथ 1947 के पूर्व निकल चुके थे। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद ये आलोचक तो थे ही, मतलब इन्होंने रचना की, लेकिन बहुत सारी इनकी समालोचना ग्रंथ, आलोचना पर आधारित ग्रंथ 1947 यानी कि स्वतंत्रता के पहले निकल चुके थे। ठीक है, व्यवहारिक आलोचना ये पहले कर चुके थे। इस कालखंड में इन्होंने सिद्धांत निर्माण का काम ज़्यादा किया। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, पंडित नंद दुलारे का क्या है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इनका आलोचना ग्रंथ है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन भी आप लोग कर लीजिएगा। और पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर और डॉक्टर नगेंद्र के सुमित्रानंदन पंत और क्या है, साकेत एक अध्ययन 1947 के पूर्व ही प्रकाशित हो चुके थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार फिर से सुन लीजिए। नंद दुलारे वाजपेयी का क्या है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर और डॉक्टर नगेंद्र का सुमित्रानंदन पंत और साकेत एक अध्ययन। तो ये सारी जो इनके ग्रंथ हैं आलोचना पर आधारित वो 1947 में ही प्रकाशित हो चुके थे। ठीक है, आगे देखिए, इन आलोचकों की प्रारंभिक समालोचना शुक्ल जी से टकराकर हुई थी। इन आलोचकों की प्रारंभिक समालोचना किससे टकरा करके हुई थी, शुक्ल जी से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से। तो देखिए, जब इन तीनों ने अपनी आलोचना की शुरुआत की थी, आलोचना परंपरा की, तो उस समय क्या था, हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल सबसे बड़ा और प्रभावी नाम था ना, क्योंकि शुक्ल जी बहुत बड़े आलोचक माने जाते हैं। वाजपेयी जी और डॉक्टर नगेंद्र ने उनके छायावाद संबंधी विचारों की आलोचना की थी। वाजपेयी ने और डॉक्टर नगेंद्र ने किनके, आपके शुक्ल जी के, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के छायावाद संबंधी विचारों की आलोचना की थी। क्यों की थी, तो देखिए, जो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं तो इनका मानना है कि हिंदी साहित्य में छायावाद का महत्व नहीं है। ठीक है, और क्यों नहीं है, क्योंकि शुक्ल जी छायावाद को बहुत ही ज़्यादा भावुक
व्यक्तिवादी और कल्पनाशील मान करके उसे हिंदी साहित्य की यथार्थवादी परंपरा से दूर मानते थे। ठीक है, वो एकदम बेकार समझते थे छायावाद को। शुक्ल जी की नज़रों में छायावाद का कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की साहित्यिक मान्यता सिद्ध की और मतलब उसको प्रमाणित किया अपनी मतलब कह सकते हैं कि अपनी आलोचना के द्वारा ये सिद्ध किया कि छायावाद का भी अपना महत्व है। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों की वजह से कहा जाता है कि इन तीनों की जो आलोचना है, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी और हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो इन आलोचकों की आलोचना की जो शुरुआत हुई तो शुक्ल जी के विचारों का विरोध करके या फिर उनका पुनर्मूल्यांकन करके हुआ था। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। आगे देखते हैं। द्विवेदी जी ने कबीर का मूल्यांकन शुक्ल जी से भिन्न प्रकार का किया और भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव के कारणों के विषय में भी असहमति प्रकट की। यानी कि आपके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उन्होंने शुक्ल जी का क्या किया, विरोध किया। उन जो इन्होंने मतलब कबीर के विषय में कहा था शुक्ल जी ने, और भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव के कारणों के विषय में भी असहमति प्रकट की थी। यानी कि द्विवेदी जी शुक्ल जी के मत से सहमत नहीं थे। ठीक है, वाजपेयी जी ने 1947 के बाद अधिकांश फुटकर साहित्यिक निबंध लिखे। डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक साहित्य पर समीक्षात्मक निबंध लिखे। किसी एक कवि या ग्रंथ पर उनकी कोई पूरी पुस्तक नहीं आई, किंतु डॉक्टर नगेंद्र की देव पर उनका शोध ग्रंथ अवश्य प्रकाशित हुआ। देव पर, कवि देव जो हैं उन पर इन्होंने एक शोध ग्रंथ लिखा था, वो प्रकाशित हुआ था। रस सिद्धांत की उन्होंने जीवनवादी व्याख्या की। पाश्चात्य एवं भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अनेक ग्रंथों का संकलन किया। उनका ध्यान नए नए आलोचना सिद्धांतों पर लगातार जाता रहा। जैसे बाद में नए समीक्षा साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन और शैली विज्ञान पर भी उनकी किताबें आई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ठेठ आलोचक नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ठेठ आलोचक नहीं है। ठेठ का मतलब होता है कि शुद्ध रूप से, यानी कि शुद्ध रूप यानी कि जो बिना किसी मिलावट का हो। तो लेकिन क्या है कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी है ये शुद्ध रूप से आलोचक नहीं है। उनकी समीक्षा आलोचना का अनुशासन स्वीकार नहीं करती। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो समीक्षा होती है वो जो आलोचना का एक अनुशासन है, एक नियम है, एक सिद्धांत है, तो उसको वो स्वीकार नहीं करती है। आलोचना लिखते समय भी उनकी शैली ललित निबंधकार की ही होती है। यानी कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, तो जब ये आलोचना भी करते हैं तो उनकी जो शैली होती है वो कैसी होती है, ललित निबंधकार। ललित का मतलब क्या होता है, ललित का मतलब सुंदर होता है, मनोहर होता है। तो ललित निबंधकार का आशय यहाँ हो जाएगा कि सुंदर, मनोहर या फिर आत्मपरक निबंध लिखने वाला जो ललित निबंधकार होते हैं वो इसी प्रकार के निबंध लिखते हैं, सुंदर सा, मनोहर सा, मतलब पढ़ने में एकदम बहुत ही अच्छा लगे उस टाइप का। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया है। वे रचना पूर्व बाह्यांतर कारणों एवं स्थितियों पर विचार ज़्यादा करते हैं। रचनाकार का वास्तविक आशय क्या है, इस पर बहुत ध्यान देते हैं। रचनाकार का मतलब रचनाकार अगर कोई रचना कर रहा है तो उसका वास्तविक आशय क्या है, इस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान आपके द्विवेदी जी देते थे। इसके लिए वे प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के ऐतिहासिक अध्ययन में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रक्रिया से वे आलोचना के अनुशासन में ना भी बधे तो भी अर्थ का विस्तार करते हैं, जो कि आलोचना का वास्तविक क्षेत्र है। इसीलिए द्विवेदी जी आलोचना शास्त्र का अनुसरण ना करके भी श्रेष्ठ आलोचकों में गिने जाते हैं। द्विवेदी जी भले ही आलोचना शास्त्र का अनुसरण नहीं करते हैं, लेकिन वे क्या है कि जो एक अर्थ का विस्तार दिया जाता है उनकी रचनाओं में, मतलब हर किसी आलोचक की रचनाओं में, तो उसको बहुत ही अच्छे से करते थे। इसीलिए भले ही वो उन्होंने आलोचना शास्त्र का अनुसरण नहीं किया, लेकिन वे श्रेष्ठ आलोचक में गिने जाते हैं। मेघदूतः एक कहानी इसीलिए आलोचना की पुस्तक के रूप में भी उपादेय है।
किसकी? मेघदूत एक कहानी इसीलिए आलोचना की पुस्तक के रूप में भी उपादेय है। उपादेय है का मतलब उपादेय का मतलब कह सकते हैं कि मतलब सराहनीय है या फिर उपयोगी है। ठीक है, उपादेय का अर्थ यही होता है। सराहनीय भी बोल सकते हैं, उपयोगी भी बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि ग्रहण करने योग्य है। ठीक, कालिदास की लालित्य योजना में उन्होंने कालिदास द्वारा प्रयुक्त अनेक शब्दों की व्याख्या की। द्विवेदी जी की व्याख्या ऐसी होती है कि उससे काव्यार्थ की पहचान हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी भी है पाठकों के लिए। ठीक है, तो द्विवेदी जी की व्याख्या कैसी होती है? मतलब इस प्रकार की होती है कि उससे काव्यार्थ यानी कि काव्य के अर्थ की पहचान हो जाती है। अंतिम दिनों में द्विवेदी जी का ध्यान विभिन्न कलाओं के विकास के संदर्भ में कविता के उद्भव और विकास की ओर गया था। इसे समझाने के लिए उन्होंने मिथक, नृतत्व विज्ञान आदि का गंभीर अध्ययन करके कुछ निबंध लिखे, जिनका उपयोग कालिदास की लालित्य योजना में हो गया है। ठीक, किसका किसका उपयोग किया था इन्होंने? मिथक का और नृतत्व विज्ञान का। कल की क्लास में निबंध जिन लोगों ने पढ़ा है तो मैंने वहाँ पर पूरा विस्तार से बताया था नृतत्व विज्ञान क्या है। ठीक है, स्वातंत्र्योत्तर हिंदी आलोचना का विकास प्रधानतः प्रगतिशील और व्यक्तिवादी आलोचना के द्वंद्व से हुआ है। किस आलोचना के द्वंद्व से हुआ है? प्रगतिशील और व्यक्तिवादी आलोचना के द्वंद्व से हुआ है। प्रगतिशील आलोचना समाजवादी विचारधारा को लेकर चलती है। प्रगतिशील आलोचना किस प्रकार की विचारधारा को लेकर के चलती है? तो समाजवादी विचारधारा को लेकर के चलती है। व्यक्तिवादी आलोचना ने बहुत कुछ रूपवादी रुख अपनाया। इनका आग्रह इस रूप में भी प्रकट हुआ कि कृति की विशिष्टता को ध्यान में रखकर उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। सभी प्रकार की विचारधारा से परहेज और यथासंभव रचना से उसे दूर रखने का भी आग्रह व्यक्तिवादी आलोचना करती है। इस प्रकार की आलोचना अज्ञेय, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही, धर्मवीर भारती और आदि के लेखों में मिलती है। किस प्रकार की आलोचना? तो व्यक्तिवादी आलोचना। ठीक है, किसके किसके लेखों में मिलती है? अज्ञेय के, लक्ष्मीकांत वर्मा के, विजय देव नारायण शाही के और धर्मवीर भारती के। ठीक है, इनमें से लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के प्रतिमान नामक पुस्तक लिखी, जिसमें नई कविता की प्रवृत्तियों को रेखांकित करने का प्रयास है। और ये अंडरलाइन जरूर करिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। नई कविता के प्रतिमान किसकी रचना है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की है। ठीक है, और हाँ, एक रचना और है, कविता के नई प्रतिमान। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा की है, लेकिन कविता के नई प्रतिमान किसकी है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ठीक है, उनके अनुसार लघु मानव को काव्य का विषय बनाना और कविता को राजनीतिक वादों से बचाए रखना नई कविता का प्रधान लक्षण है। किनके अनुसार? लक्ष्मीकांत वर्मा के अनुसार लघु मानव को काव्य का विषय बनाना। लघु मानव का मतलब होता है जो साधारण मानव होते हैं। ठीक है, तो उनको काव्य का विषय बनाना यहाँ क्या हो जाएगा कि देखिए, जो साधारण मनुष्य होते हैं तो साधारण मनुष्य के जीवन, उनकी भावनाओं और उनके अनुभवों को काव्य का मुख्य विषय बनाया जाए। ठीक, और कविता को राजनीतिक वादों से बचाए रखना। इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो कविता है तो कविता को राजनीतिक जो वादे हो गए और उनकी जो नारेबाजियाँ होती हैं तो उनसे दूर रख करके उसे मानवीय संवेदना और अनुभूति से जोड़ना। ठीक है, ये सारे आपके नई कविता के प्रधान लक्षण हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अज्ञेय ने रचना की निजता, स्वायत्तता और बाहरी अतिवादों से साहित्य को बचाए रखने पर जोर दिया है। किसने? अज्ञेय ने। अज्ञेय ने रचनात्मक भाषा शैली के प्रवाह पतित होकर फैशन या रीति बन जाने को रचनात्मकता के लिए हानिकारक बताया है। अज्ञेय ने रचनात्मक जो भाषा शैली होती है तो रचनात्मक भाषा शैली के प्रवाह पतित होकर, प्रवाह पतित का मतलब होता है कि जब अपनी इच्छा के अनुसार ना चल करके परिस्थितियों के हिसाब से या फिर जन प्रवाह के हिसाब से, यानी कि लोगों के हिसाब अनुसार अगर
चला जाए तो उसी को प्रवाह पतित बोलते हैं। ठीक है, तो अगर भाषा शैली का प्रवाह पतित हो जाए यानी कि वो मतलब लोगों के हिसाब से चलने लगे तो वह किस प्रकार का बन जाएगा, एक फैशन बन जाएगा, एक रीति बन जाएगी, जो कि अंग्रेजी रचनात्मकता के लिए इसे बहुत ही हानिकारक मानते हैं। धर्मवीर भारती ने अपनी पुस्तक मानव मूल्य और साहित्य में प्रगतिवादी रचना दृष्टि का विरोध किया है। किसने विरोध किया है? धर्मवीर भारती ने। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? मानव मूल्य और साहित्य। प्रगतिवादी रचना दृष्टि का इन्होंने विरोध किया है। शाही की आलोचना दृष्टि इतिहास निरपेक्ष नहीं है। शाही की यानी कि विजय देव नारायण शाही। ठीक है, तो इनकी जो आलोचना दृष्टि है वो इतिहास निरपेक्ष नहीं है। वे हिंदी साहित्य की परंपराओं का महत्व समझते हैं। समीक्षा करते समय उनका ध्यान लोक जीवन और साहित्य पर भी रहता है। समीक्षा करते समय उनका ध्यान किस पे रहता है? लोक जीवन और साहित्य दोनों पर रहता है। ठीक है, उन्होंने लघुमानों के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस और शमशेर की कविताओं की बनावट आदि विचारोत्तेजक आलोचनात्मक निबंध लिखे, जिनकी गूंज बहुत देर तक बनी रही। उनकी मृत्यु 1983 के उपरांत जायसी पर उनका समीक्षात्मक ग्रंथ जायसी प्रकाशित हुआ, जो काफ़ी चर्चित हुआ। ठीक है, इसमें शाही ने जायसी को शुद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने की कोशिश की है। याद रखिएगा किसकी बात हो रही है? विजय देव नारायण शाही की बात हो रही है। यह समीक्षा पुस्तक सृजनात्मक समीक्षा का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह जो समीक्षा पुस्तक है जायसी, ठीक है, वह सृजनात्मक समीक्षा का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। प्रगतिशील आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा, चंद्रबली सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह प्रमुख हैं। किस प्रकार के आलोचक हैं? प्रगतिशील आलोचक हैं। कौन कौन है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और डॉक्टर रामविलास शर्मा, चंद्रबली सिंह और डॉक्टर नामवर सिंह। ठीक है, शिवदान सिंह चौहान और प्रकाश चंद्र गुप्त ने प्रगतिवादी दृष्टि से अनेक रचनाकारों, कृतियों और जनवादी समस्याओं पर फुटकल निबंध लिखे। इनकी भूमिका लेखकों और पाठकों को मार्क्सवादी चिंतन से परिचित कराना या उन्हें प्रेरित करना है। इनकी भूमिका यानी कि जो आपके शिवदान सिंह चौहान है और प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, तो इनकी भूमिका क्या है? लेखकों को और पाठकों को किस चिंतन से? मार्क्सवादी चिंतन से परिचित कराना और या फिर उन्हें प्रेरित करना है। ठीक है, प्रारंभ में प्रगतिशील आलोचना परंपरा का विरोध करने में संयम कम बरतती थी। रामविलास शर्मा ने परंपरा का उचित मूल्यांकन करके प्रगतिशील समीक्षा को हिंदी की जातीय साहित्यिक परंपरा से जोड़ा। किसको जोड़ा? प्रगतिशील समीक्षा को हिंदी की जातीय साहित्यिक परंपरा से जोड़ा। किसने जोड़ा? रामविलास शर्मा ने जोड़ा। ठीक है, उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र, निराला, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पर परिश्रम पूर्वक गंभीर पुस्तकें लिख करके प्रगतिवादी आलोचना को प्रतिष्ठित किया। देखिए कितनी महत्वपूर्ण इन्होंने आलोचनात्मक पुस्तकें दी है। इसने डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किस किस पर लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र पर, प्रेमचंद, निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन सब पर किस प्रकार की प्रगतिवादी आलोचना को प्रतिष्ठित किया? इन सब के ऊपर पुस्तकें लिख करके। ठीक है, निराला पर पहला लेख उन्होंने 1934 में लिखा था। रामविलास शर्मा ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर पहला लेख कब लिखा? 1934 में लिखा था। तब से लगभग 40 वर्षों तक वे साहित्य का अध्ययन मनन करते रहे। इसका परिणाम निराला की साहित्य साधना के 3 खंड हैं। 40 वर्ष तक वो निरंतर क्या करते रहे? अध्ययन मनन करते रहे, और इसका परिणाम यह हुआ कि निराला की जो साहित्य साधना इन्होंने पुस्तक लिखी है उसके 3 खंड हैं। ठीक है, डॉक्टर शर्मा यानी कि रामविलास शर्मा ने निराला के व्यक्तित्व और साहित्य में अंतस संबंधता एवं अन्योन्याश्रय संबंध देखा है। ठीक है, निराला की साहित्य साधना खंड 2 में निराला साहित्य की समालोचना है। डॉक्टर शर्मा ने निराला के काव्य की समालोचना स्थापत्य को ध्यान में रख करके की है, जिसमें शब्द और अर्थ की विविध रूपता को एक भवन के आकार की तरह देखा जाता है।
निराला की कविताओं को दुरूह समझा जाता रहा है। निराला की जो कविताएं रही हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं, उसे दुरूह समझा जाता रहा है। दुरूह का मतलब होता है कठिन, ठीक है। मतलब उनकी कविताओं को समझने में बहुत ही क्या होती है, मुश्किलें होती हैं। तो उनकी कविताओं को दुरूह समझा जाता रहा है। इसके लिए उनका उपहास भी किया जाता था। मतलब लोग हंसते भी थे कि निराला जी की जो कविताएं हैं वो बहुत ही कठिन है, और लोग मतलब माना जाता है कि जो मतलब अगर आप पाठकों के लिए कुछ लिख रहे हो तो आसान सा लिखो जिससे पाठक एक बार में उसे समझ में आ जाए। तो इसके लिए उनका उपहास भी किया जाता था। डॉक्टर शर्मा ने उनकी कविताओं में निराला का विश्वबोध, तार्किकता, अर्थसंगति खोजी। उन्हें अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि बताया है। किन्हें? निराला को, ठीक है। किसने बताया है? रामविलास शर्मा ने अन्यतम मानवीय करुणा और वयस्क श्रृंगार का कवि बताया है। महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन कर लीजिए। पूछ लिया जाए कि वयस्क श्रृंगार का कवि किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा निराला जी को कहा जाता है। किसने कहा है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा है, ठीक। निराला के कला पक्ष की विवेचना करते हुए डॉक्टर शर्मा ने आधुनिक समीक्षा के क्षेत्र में प्रचलित प्रायः सभी आलोचना पद्धतियों का उपयोग किया है। उन्होंने हिंदी आलोचना को अनुचित रूपवादी आग्रह और वस्तुवादी एकांगिता से बचा करके उसकी समर्थ परंपरा का विकास किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा के आग्रहों और निष्कर्षों से सर्वत्र सहमत होना असंभव है। जो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने जो निष्कर्ष दिए, जो आग्रह उन्होंने किया, तो जरूरी तो नहीं कि हर कोई उनसे सहमत ही हो, ठीक है। पंत, मुक्तिबोध, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी पर जो उन्होंने लिखा है वह उनकी आलोचना का दुर्बल एवं एकाकी पक्ष है। रामविलास शर्मा ने किस पर लिखा? पंत, यानी कि सुमित्रानंदन पंत, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी पर इन्होंने जो भी मतलब आलोचना लिखी है वह उनका बहुत ही दुर्बल यानी कि बहुत ही कमज़ोर और एकाकी पक्ष है, ठीक है। डॉक्टर नामवर सिंह मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं। अब किसकी बात हो रही है? डॉक्टर नामवर सिंह की। वो मध्यकाल और आधुनिक साहित्य के बहुत ही मर्मज्ञ विद्वान हैं। हिंदी के समकालीन लेखन को वे सर्वाधिक प्रभावित करने वाले समालोचक हैं। अनेक भाषाओं के साहित्य पर उनकी निगाह रहती है जिससे उनका साहित्य चिंतन पुष्ट होता रहता है। डॉक्टर नामवर सिंह ने समय समय पर समसामयिक साहित्य की अनेक समस्याओं पर विचार करते हुए अनेक लेखों के अतिरिक्त छायावाद, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तकें लिखी है। तो अंडरलाइन आप लोग कर लीजिए, लेकिन याद रखिएगा डॉक्टर नामवर सिंह की कविता के नए प्रतिमान और दूसरी परंपरा की खोज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अंडरलाइन जरूर करिएगा। पढ़िए तो सभी को, याद भी करिए, लेकिन याद रखिएगा ये दोनों परीक्षा में पूछे भी गए हैं। अंतिम पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन पर है। अंतिम पुस्तक उनकी किस पर है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन पर है, ठीक है। इसके अतिरिक्त उनके लेखों का एक संकलन इतिहास और आलोचना नाम से पहले प्रकाशित हो चुका है। किस नाम से? इतिहास और आलोचना नाम से। छायावाद में डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का समुच्चय कहा है। छायावाद में डॉक्टर नामवर सिंह ने क्या कहा है? छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का यानी कि अनेक विशेषताओं का समुच्चय कहा। समुच्चय का मतलब समझ लीजिए कि एक समूह कहा है, समुच्चय एक गुच्छा, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय जागरण की भावना केंद्र में थी। इस पुस्तक में उन्होंने छायावाद के भाव और कला पक्ष की विविध प्रवृत्तियों का विवेचन करके छायावाद के ऐतिहासिक महत्व एवं काव्योत्कर्ष की व्याख्या की है। किसने की है? डॉक्टर नामवर सिंह ने की है। कहानी नई कहानी का महत्व इस बात में है कि इस पुस्तक के द्वारा हिंदी में कहानी आलोचना की गंभीर परंपरा प्रारंभ हुई। देखिए क्या है, कहानी नई कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा। इसका महत्व किस बात से है? इस पुस्तक के द्वारा ही हिंदी में कहानी आलोचना की जो गंभीर परंपरा की शुरुआत हुई वो इसी पुस्तक से हुई थी, ठीक है।
हिंदी आलोचना इसके पूर्व प्रधानतः कविता की आलोचना थी। हिंदी आलोचना इस पुस्तक के पहले किसकी आलोचना थी? खास करके कविता की आलोचना थी। उपन्यास की तो थोड़ी बहुत समालोचना हुई भी थी, किंतु कहानी की गंभीर आलोचना नहीं के बराबर थी। ठीक है, कविता की आलोचना होती थी और उपन्यास की थोड़ी बहुत आलोचना की गई थी, लेकिन कहानी की गंभीर आलोचना क्या थी? नहीं के बराबर थी इस पुस्तक के पहले। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इसके द्वारा नई कहानी आंदोलन प्रतिष्ठित और परिभाषित हुई। इसमें नई कहानी और पुरानी कहानी का अंतर बताया गया और प्रमुख हिंदी कहानियों की विवेचना व्याख्या की गई। ठीक है, इस पुस्तक के अंतर्गत। अब बारी आती है कविता के नए प्रतिमान। कविता के नए प्रतिमान में भी नामवर सिंह वस्तुतः नई कविता की ही विवेचना करते हैं। इसमें कविता का विश्लेषण करने में सहायक विभिन्न महत्वपूर्ण उपकरणों की व्याख्या नई कविता की व्यवहारिक आलोचना की प्रक्रिया में की गई है। कविता की परिभाषा, रस, अनुभूति की प्रामाणिकता, व्यंग, जटिलता और तनाव, प्रतीक, बिंब आदि को समकालीन बोध एवं हिंदी की समकालीन कविता के संदर्भ में समझाया गया है। उर्वशी पर हुए विवाद को मुद्दा बनाकर नए और पुराने बोध का अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है और अंत में मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में की व्याख्या करके मानो इस पुस्तक के प्रस्तावित प्रतिमानों को परीक्षित कर लिया गया है। ठीक है, मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता क्या है? अंधेरे में। मुक्तिबोध प्रधानता कवि थे, किंतु उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। कामायनी एक पुनर्विचार में उन्होंने कामायनी को वृहत फैंटेसी कहा और मनु को ध्वस्त होती हुई सामंती व्यवस्था का प्रतीक कहा है। किसने? मुक्तिबोध ने मनु को क्या कहा है? सामंती व्यवस्था का प्रतीक कहा है। ठीक है, कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी यह आलोचना कृति विचारोत्तेजक थी, किंतु अब वह मान्य हो चली है। ठीक है, कहने की यह आवश्यकता नहीं है कि इनकी जो ये कृति है कामायनी एक पुनर्विचार, वह किस प्रकार की थी? विचारोत्तेजक थी, किंतु अब यह मान्य हो चली है। मुक्तिबोध ने पंत, त्रिलोचन, शमशेर, दिनकर की उर्वशी आदि पर मौलिक विचार प्रस्तुत करके अपनी आलोचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया। रचना प्रक्रिया संबंधी उनके विचार उनके सूक्ष्म काव्य चिंतन का परिचय देते हैं। चंद्रबली सिंह प्रतिभाशाली प्रगतिवादी आलोचक हैं, जिनके निबंध लोक दृष्टि और साहित्य में संकलित हैं। इनके निबंध किसमें संकलित है? लोक दृष्टि और साहित्य। ठीक है, किसकी रचना है ये? चंद्रबली सिंह की है। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, श्री सुरेंद्र चौधरी आदि अन्य उल्लेखनीय प्रगतिशील आलोचक हैं। डॉक्टर देवराज और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी किसी विचारधारा या साहित्यिक सिद्धांत से प्रतिबद्ध आलोचक नहीं हैं। किसी भी विचारधारा या साहित्यिक सिद्धांत से बंधे हुए आलोचक नहीं है। कौन? डॉक्टर देवराज और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। उनकी आलोचना में एक प्रकार का खुलापन है। डॉक्टर देवराज दर्शन के अध्यापक हैं, दर्शन यानी कि दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। उनकी आलोचना का स्तर गंभीर होता है और निष्कर्ष स्पष्ट होता है। किसकी? डॉक्टर देवराज की। छायावाद का पतन लिखकर ख्याति प्राप्त की। छायावाद का पतन किसका है? डॉक्टर देवराज का है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। वे विदेशी साहित्य के भी ज्ञाता हैं, इसीलिए विदेशी रचनाकारों की तुलना प्रायः विदेशी रचनाकारों से कर देते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, अंडरलाइन जरूर कर लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण है ये। देखिए, जो आलोचना विधा या आलोचना विधा की बात ही छोड़ दीजिए, आलोचना से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो याद रखिएगा स्वतंत्रता के बाद जो भी गद्य विधाएँ आपकी लिखी गई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा प्रश्न इन गद्य विधाओं से बनते हैं। ठीक है, खास करके आपका आलोचना विधा, तो याद रखिएगा। ठीक, डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी की पुस्तक क्या नाम है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। लेखक के ही शब्दों में भाषा और साहित्य के साथ साथ तथा उसके माध्यम से हिंदी भाषी जाति के जीवन मूल्यों के विकास को भी रेखांकित करने का उपक्रम है। यहाँ हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का इतिहास भी होने का यत्न हुआ है।
किसके शब्दों में ये कहा गया है? लेखक के शब्दों में, यानी कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में ये कथन कहा गया है। और कथन जो दिया है तो अंडरलाइन आप लोग भी कर लीजिएगा, क्योंकि कथन अक्सर करके परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है। इधर हिंदी आलोचना पर शैली विज्ञान और संरचनावाद का प्रभाव पड़ा। वस्तुतः शैली विज्ञान या संरचना विश्लेषण समालोचना के उपकरण हैं, समालोचना नहीं। इन दोनों विषयों पर डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने प्रचुर जानकारी देने वाली पुस्तक लिखी है। इन दोनों विषयों पर प्रचुर जानकारी देने वाली पुस्तक किसने लिखी है? डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने। आलोचना पत्रिका के माध्यम से अनेक नए लेखक आलोचना कार्य में हाथ बटा रहे हैं। उनमें से कौन कौन है? तो सुरेंद्र चौधरी, धनंजय, मैनेजर पांडे, नित्यानंद तिवारी, खगेंद्र ठाकुर, परमानंद श्रीवास्तव, निर्मला जैन, नंद किशोर नवल आदि हमारे समय के उल्लेखनीय आलोचक हैं। तो इसी के साथ जो हम लोग अध्ययन कर रहे थे समालोचना विधा पर, तो वो होती है समाप्त। क्लास आप लोग को कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कल की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं के विषय में। और याद रखिएगा आप लोग कि बस हम लोग की 2 से 3 दिनों की क्लासेस बची हुई है। फिर देखिए, आप लोग का कमेंट आ रहा था आपका हिंदी व्याकरण के विषय में। किसी ने कमेंट किया था कि मैम शब्द शक्ति और अलंकार समझा दीजिए। तो ये 2-3 दिन की क्लास बची है, ये समाप्त हो जाए, उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग की जो डिमांड है वो पूरी की जाए। ठीक है। और याद रखिएगा कि जानते ही हैं, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते होंगे तो मैं जो भी ऐसे कुछ टॉपिक पढ़ाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि ट्रिक के साथ आसानी से आप लोग को बताया जाए, ताकि आप लोग को अच्छे से वो याद हो जाए। ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ट्रिक के माध्यम से अच्छे से उसको पढ़ाया जाए। तो चलिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।